नमस्ते। हम लोग कर रहे थे इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज। हमने लास्ट लेक्चर में 40 एमसीक्यूज किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और उससे पहले जो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन के 3 लेक्चर्स हुए हैं और एक एमसीक्यूज का एक अलग से लेक्चर हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू देम। उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और टॉपिक्स मिलेंगे कम्युनिकेशन के। और उसके बाद फिर आप इस वाले टॉपिक को आगे करिए। सो कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम 40 एमसीक्यूज किए थे। लेट्स कंटिन्यू। आज इसे फिनिश कर लेंगे। इसमें करीब 80 क्वेश्चंस हैं, सो विल फिनिश इट टुडे। या 41st हम आज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Too much of blank communication in the workspace may also prove blank. It may lead to negligence of work. अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह का कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में क्या नेग्लिजेंस हो सकती है जिसकी वजह से। एंड ये भी बोल रहा है क्वेश्चन, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन इन द वर्क स्पेस, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा है, ये एक वर्क स्पेस के कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो वर्क स्पेस पर कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए या कैसा होगा, विच विल लीड टू नेग्लिजेंस ऑफ वर्क। फॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्क स्पेस पर तो फॉर्मल ही होना चाहिए, तो फॉर्मल से तो नेग्लिजेंस नहीं होगी। तो ए जो ऑप्शन है वो तो नहीं लग रहा है ठीक। बी, informal communication, too much of informal communication in the workspace may also prove negative. It may lead to negligence of work. जो सेंटेंस की जो फील है, जो डेरिवेशन आ रहा है सेंटेंस से, उससे बी ऑप्शन सही लग रहा है। सी और डी भी एक बार देखते हैं। Too much of verbal communication in the workspace may also prove positive. ये सेंटेंस अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होने से पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होने से इट लीड टू नेग्लिजेंस, तो ये नहीं बैठ रहा। टू मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द वर्क स्पेस में ऑल्सो प्रूव नेगेटिव, ये भी नहीं बैठ रहा, बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू मच हो ही नहीं सकता वर्क स्पेस में। तो जो सही ऑप्शन लग रहा है इसका और जो कायदे से बैठ रहा है वो है टू मच ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन in the workspace may also prove negative. It may lead to negligence of work. चेक करें इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक। सो इसका मीनिंग सिंपली यही है कि वर्क स्पेस पर ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर होती है तो उससे नेग्लिजेंस होती है। फॉर्मली चीजें चलती हैं तो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है, अंडर अ कंट्रोल चलती है, तो नेग्लिजेंस होने के चांसेस कम होते हैं। Question 42. Communication helps managers utilize blank and blank in the most effective and efficient manner. Utilize का क्या मतलब होता है? Utilize का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूज करना। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मैनेजर्स यूज करते हैं और इस तरह से यूज करते हैं कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज हो। मैनेजर्स एम्प्लॉयज को यूज करते हैं, एम्प्लॉयज को यूज नहीं करते। पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। पीपल को यूटिलाइज शब्द यूज नहीं किया जाता एम्प्लॉयज के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज नहीं करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, बट यूज नहीं, यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो ए जो ऑप्शन है वो नहीं बैठ रहा है, लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स यूटिलाइज कंट्रोल। कंट्रोल कोई चीज नहीं है जिसे यूटिलाइज किया जा सके। कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जाता है, कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है, कंट्रोल को यूटिलाइज नहीं करते, तो बी ऑप्शन भी नहीं लगता। कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स यूटिलाइज प्लान्स। प्लान्स बनाए जाते हैं, प्लान्स आर मेड, प्लान्स फॉलो किए जाते हैं, बट प्लान्स यूटिलाइज नहीं किए जाते। सो इसका सही ऑप्शन सिर्फ एक डी है। कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स यूटिलाइज मैन पावर
and resources in the most effective and efficient manner. यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं आप मैन पावर. अब आप कहेंगे अभी तो मैंने बोला एम्प्लॉइज या लोगों के लिए यूटिलाइज या यूज शब्द यूज नहीं करते. मैन पावर लोगों के लिए यूज हो जरूर रहा है, बट नॉट एज पीपल. मैन पावर जो शब्द है वो एज अ रिसोर्स यूज होता है. हमारा ह्यूमन रिसोर्स उसको हम यूज करते हैं, उसके साथ हम यूटिलाइज शब्द लगा सकते हैं, बिकॉज हम वहां लोगों की बात नहीं कर रहे, वहां हम मैन पावर की बात कर रहे हैं, लोगों की कैपेबिलिटी की, लोगों की काबिलियत की बात कर रहे हैं, लोगों की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, और रिसोर्सेज भी है ना, रिसोर्सेज में मैन पावर इज एक्चुअली वन ऑफ द रिसोर्सेज जो एक मैनेजर यूज करता है फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज. सो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स यूटिलाइज मैन पावर एंड रिसोर्सेज आएगा इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. नेक्स्ट, the most crucial part of the blank process is thinking of converting to blank what one hears. अभी किस प्रोसेस की बात हो रही है? क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है. ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो ये बात कर रहा है उस प्रोसेस की जिसमें आपको कन्वर्ट करना है कुछ जो आप सुनते हैं. देखिए फिर से पढ़ लेते हैं. The most crucial part of the blank process is thinking of converting to blank what one hears. Hears माने सुनना. तो जो कोई सुनता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो यानी कि यहाँ पर लिसनिंग की बात हो रही है. The most crucial part of listening process. आप रीडिंग में नहीं सुनेंगे, स्पीकिंग में नहीं सुनेंगे, हियरिंग में, हियरिंग तो हम यूज ही नहीं करते हैं, बिकॉज हियरिंग का मतलब सुनना नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया था, हियरिंग मतलब एबिलिटी टू लिसन है, सुनने की क्षमता है, सुनना नहीं है. तो जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है जो हियरिंग से रिलेटेड है वो है लिसनिंग. तो यहाँ आएगा द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ लिसनिंग प्रोसेस इज थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग टू मीनिंग व्हाट वन हियर्स. जो आपने सुना उसका मतलब समझना, उसका मतलब निकालना लिसनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर मैंने सुन लिया, मैं ध्यान भी दे रही हूँ और मेरे को सारी भाषा भी पता चल रही है, लेकिन मैं उसका मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ कि कहा क्या जा रहा है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, इन शब्दों का मतलब क्या है जो मैंने सुने, तो लिसनिंग कंप्लीट नहीं होगी. तो इसीलिए जो सुनी हुई बात है उसका मतलब समझना is the most crucial part of listening process. तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन. Listening process, the most crucial part of listening process is thinking of converting to meaning what one hears. Next question पे चलते हैं. Language of a memo should be blank and blank to understand. यहाँ पर मेमो हो, लेटर हो, सर्कुलर हो, नोटिस हो, कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका हो, ईमेल हो फॉर दैट मैटर, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपसे आता है कि उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ब्लैंक एंड ब्लैंक टू अंडरस्टैंड, क्या मुश्किल होनी चाहिए, क्या लैंग्वेज बहुत हाई फाई होनी चाहिए, क्या लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल होनी चाहिए, क्या लैंग्वेज हार्श होनी चाहिए, क्या लैंग्वेज इम्पोलाइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. इन सब केसेस में, नॉट ओनली मेमो, ये क्वेश्चन मेमो का जरूर है, बट इन case of even letter, notice, circular, everything, the language should be easy to understand. The language should be lucid. Lucid का मतलब होता है clear, साफ शब्दों में. साफ शब्दों का मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर लिखा है. साफ शब्दों का मतलब है ऐसे शब्द जो किसी को आसानी से समझ आ सके. तो इसका आंसर है सी, lucid और easy. बाकी तीनों ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे, लैंग्वेज ऑफ अ मेमो शुड बी इनडायरेक्ट और पर्सनल. नो, पर्सनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, मैं तुम हम नहीं होनी चाहिए. डायरेक्ट, कंसाइज, कंसाइज बट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो होनी ही नहीं चाहिए. तो लैंग्वेज ऑफ अ मेमो, और यहाँ पर आप लैंग्वेज ऑफ अ लेटर, लैंग्वेज ऑफ अ नोटिस, लैंग्वेज ऑफ अ सर्कुलर शुड बी लूसिड एंड इजी. अब इसमें एक चीज समझिए, मेमो होता क्या है. मेमो और सर्कुलर, इनमें ना थोड़ा कंफ्यूजन है जो मैंने देखा है. सो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देती हूँ. मेमो एक पर्सन की तरफ से एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है.
जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे एक टीम का जो टीम लीडर है या बॉस है, वो अपनी टीम को 10 लोग हैं सपोज, उन 10 लोगों को एक ईमेल करता है कि कल सुबह 10 बजे इस टॉपिक पर एक मीटिंग होगी. दिस इज अ मेमो. One person is communicating a message to a group of people within the organization. इसको कहा जाता है मेमो. ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रकार है. ये इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है. हम आप यारी दोस्ती में एक दूसरे को मेमो नहीं देते. ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन मल्टीपल लोगों को देता है. और सर्कुलर एक इंफॉर्मेशन है, एक प्रकार का नोटिस कह सकते हैं आप, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरल पब्लिक के लिए इशू किया जाता है. जैसे कि किसी दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई सपोज, तो एक सर्कुलर निकाल दिया फॉर एवरीवन कि उस दिन छुट्टी है. तो वो एक आदमी की तरफ से नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सब एम्प्लॉइज के लिए है, या एक जनरल इंफॉर्मेशन है फॉर एवरीवन कंसर्न. तो सर्कुलर और मेमो में ये फर्क होता है. आगे चलते हैं अब नंबर 45. इस पे समय नहीं जाया करेंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ R&D? ये आपको पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बाकी तीनों ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिए. दिस इज जस्ट एन एब्रिविएशन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए R&D टर्म्स कॉमनली वर्ल्ड वाइड यूज होता है. 46. इन लेटर राइटिंग blank indicates to the reader of the letter what blank is about. अब देखिए लेटर राइटिंग की बात हो रही है सबसे पहले. तो जब लेटर राइटिंग की बात हो रही है, तो जो बी और सी पॉइंट मुझे ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, उसमें नोटिस और मेमो का जिक्र है. तो लेटर अलग है, मेमो अलग है, नोटिस अलग है. तो बी और सी ऑप्शन तो मैं पहले ही हटा देती हूँ, एलिमिनेट कर दिए मैंने. अब ए और डी में देखते हैं. इन लेटर राइटिंग, लेटर को लिखते हुए क्या इंडिकेट करता है? व्हाट द ब्लैंक इज अबाउट, क्या इंडिकेट करता है? ए ऑप्शन है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब होता है जो हम एड्रेस के बाद देते हैं ना, नमस्ते, हेलो, व्हाटएवर, गुड मॉर्निंग, वो सैल्यूटेशन कहलाता है. तो इस हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल से आपको क्या पता चलेगा कि लेटर में क्या है? आपको नहीं पता चलेगा. दिस इज जस्ट अ पोलाइट वे टू स्टार्ट द लेटर. और जो फोर्थ पॉइंट है, सब्जेक्ट, जो आप लेटर का सब्जेक्ट लिखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सब्जेक्ट से ही पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है कि ये लेटर किस बारे में है. फिर आप बॉडी को पढ़ते हैं. पहले तो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि ये किस बारे में है. लेटर क्या, आपके पास मेल आती है, ईमेल. ईमेल का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपको बताता है कि इस मेल में क्या है. कई बार कोई लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं सब्जेक्ट को, या सिर्फ हेलो लिख देते हैं वहां पर, तो समझ में थोड़ी आता है कि लेटर में क्या है. तो सब्जेक्ट कंसाइज होना चाहिए. सब्जेक्ट की अहमियत यही है कि सब्जेक्ट पढ़ के समझ में आए कि लेटर किस बारे में है. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. इन लेटर राइटिंग, सब्जेक्ट इंडिकेट्स टू द रीडर ऑफ द लेटर व्हाट द लेटर इज ऑल अबाउट. ये लेटर किस बारे में है, ये सब्जेक्ट से इंडिकेट होता है. तो इसीलिए जब भी आप लेटर लिखते हैं, चाहे आप पेपर पर लेटर लिख रहे हैं नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी, या आप ईमेल भी लिख रहे हैं फॉर दैट मैटर, बिकॉज ईमेल क्या है, ईमेल लेटर का डिजिटल फॉर्म है. आप हाथ से ना लिखकर कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, तो उसमें लेकिन जो रूल्स हैं वो लेटर के ही हैं. तो इसीलिए सब्जेक्ट का ध्यान रखिए. सब्जेक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसे समझ आए लेटर पढ़ने वाले को कि लेटर किस बारे में है, मेल किस बारे में है. सब्जेक्ट होना चाहिए कंप्लीट. So the correct option of this question is also D, subject and letter. Next question पे चलते हैं. Complete the following statements with appropriate conjunctions. ये 4 fill in the blanks हैं, इनको fill करते हैं. इसमें हमें conjunction भरने हैं. Conjunction आपने इंग्लिश में पढ़े हैं. Conjunction होते हैं जो दो sentences को जोड़ते हैं, दो phrases को या दो clauses को जोड़ते हैं, वो conjunctions होते हैं. फर्स्ट है blank he worked hard, he failed. अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है. किसी ने वर्क हार्ड किया पर फेल हो गया. तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से?
नीचे से शुरू करते हैं. एंड ही वर्कड हार्ड ही फेल, बैठ ही नहीं रहा. सी ऑप्शन, बिकॉज ही वर्कड हार्ड ही फेल, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि उसने हार्ड वर्क किया इसलिए फेल हो गया. गलत है. और बी, सिंस ही वर्क हार्ड, क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया इसलिए फेल हो गया, ये भी नहीं बैठ रहा. ओनली ए ऑप्शन इज appropriate. Although he worked hard, he failed. Although का मतलब होता है हालांकि. हालांकि उसने हार्ड वर्क किया, फेल हो गया. Although he worked hard, he failed. तो ऑप्शन ए ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है. बाकी ऑप्शंस के लिए भी चेक करते हैं. मतलब ऑप्शन ए के बाकी वर्ड्स के लिए भी. सेकंड पढ़ते हैं. I cannot lift the box blank, it is very heavy. ऑप्शन ए में सेकंड वर्ड है बिकॉज. बिकॉज लगाकर देखते हैं. I cannot lift the box because it is very heavy. Completely appropriate sentence बन रहा है. Third, the correct status report has been attached and I have highlighted the important figures. The correct status report has been attached and I have highlighted the important figures. तो ये भी ठीक बैठ रहा है. और लास्ट, since we have no money, we cannot buy it. तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठ रहा है. चारों सेंटेंसेस में सेट हो रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. Although he worked hard, he failed because I cannot lift the box because it is very heavy. The current status report has been attached and I have highlighted the important figures. Since we have no money, we cannot buy it. Next पे चलते हैं. Question 48. Which one of the following is correct? The process of communication. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर, फिर सेंडर भेजता है मैसेज, मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास और रिसीवर देता है रिस्पॉन्स. तो अब इसमें दो और नए वर्ड्स हैं बीच में. सेंडर, एनकोडिंग. इसका मतलब ये है कि जो सेंडर मैसेज भेज रहा है वो एनकोड करके भेज रहा है ताकि जो रिसीवर है सिर्फ वो ही उसको पढ़ पाए. कोई पढ़ पाए मतलब उसको वही उसी को रिसीव हो और किसी को रिसीव ना हो वो मैसेज. सो सेंडर के बाद एनकोडिंग. द बी ऑप्शन लुक्स मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस क्वेश्चन. सेंडर, एनकोडिंग. एनकोड उसने किया मैसेज, मैसेज डिकोड हुआ, रिसीवर के पास पहुंचा और रिसीवर ने अपना रिस्पॉन्स और फीडबैक दिया. सो ऑप्शन बी इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वेदर ट्रू और फॉल्स. यूज सिंपल लैंग्वेज विदाउट क्लीशेज while writing a memo. अब आप बताएं ये सही है या ये गलत है. यूज सिंपल लैंग्वेज विदाउट क्लीशेज. क्या हमें साधारण भाषा यूज करनी चाहिए किसी सटायरिकल उसके टॉन्टिंग के उसके अलावा? हमें साधारण भाषा ही यूज करनी चाहिए. तो ये ट्रू है. तो एबीसीडी में से मुझे ट्रू एक ही दिख रहा है. ऑप्शन बी. मैं आपको सही आंसर के साथ साथ सही आंसर कैसे ढूंढें ये भी बता रही हूँ. बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता, हमें समझ नहीं आ रहा. अब इन चारों में से मान लीजिए आपको फर्स्ट तो चलिए समझ आ गया, सेकंड थर्ड समझ नहीं आ रहे, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दूसरी तरह से आप कान ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा तो आप ऐसे घुमाकर भी पकड़ सकते हैं, है ना. ये ऐसे नहीं हाथ जा रहा, इधर से पकड़ लीजिए. मतलब पहुंचना है आपको आंसर तक. सब क्वेश्चंस का आंसर आए ये जरूरी नहीं है, और नहीं आए तो हताश नहीं होना है. नहीं आए तो ढूंढने की कोशिश करनी है और मिल जाएगा. क्वेश्चन में ही छुपा रहता है. कहीं ना कहीं आप रिड्यूस करके एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं. अब मैंने इसमें क्या, मैंने अभी सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ा भी नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन मुझे ट्रू पता है कि ट्रू होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, और ट्रू फर्स्ट ऑप्शन ट्रू मुझे सिर्फ बी में दिख रहा है. तो अभी मुझे पता चल चुका है कि मेरा सही आंसर बी है बजाय सेकंड थर्ड फोर्थ सेंटेंस पढ़े हुए. आगे बढ़ते हैं. अभी सही पता चल जाएगा. Second है, minutes are submitted by the name of the typist who has typed the minutes. Minutes typist के minutes typist के नाम से थोड़ा ना जाती है. ये तो false है. Minutes तो मीटिंग बुलाने वाले के नाम से जाती है. The minutes of the meeting should contain the point of view of the minute taker. Minute taker का point of view कोई मायने नहीं रखता. Minutes का क्या मतलब
गया, मिनट्स तो सिंपल मीटिंग का लिखा जो है, ये भी फॉल्स है। और फोर्थ, यू कैन यूज टेबल्स एंड चार्ट इन अ वेब, यस आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं कोई भी टेबल एंड चार्ट। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये मेरा आंसर बन रहा है। देखो ऑप्शन बी इज ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो हमें फर्स्ट पढ़ते ही समझ में आ गया था कि ऑप्शन बी होने वाला है आंसर। अगर मुझे ये नहीं भी पता कि यार मेमो में टेबल और चार्ट यूज होते भी हैं कि नहीं, तो भी 3 आंसर मुझे पता थे। ट्रू फॉल्स फॉल्स से ही मुझे पता चल रहा था कि मेरा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप भी ये मत सोचिए कि कोई आंसर अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ सकता, थोड़ी कोशिश से हो सकता है रिजॉल्व। दिमाग खुला रखने की जरूरत होती है एग्जाम में, नर्वस होने की जरूरत नहीं होती। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफओबी? एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड ऑप्शन सी। क्या होता है फ्री ऑन बोर्ड? वैसे तो यहाँ पता नहीं ये टर्म आया क्यों है, बट स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ इन ब्रीफ। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है जब किसी ने कोई चीज कोई गुड्स परचेज किए, तो जब गुड्स सेलर के यहाँ से डिस्पैच हुए, डिस्पैच होते ही ओनरशिप परचेजर की हो गई। कुछ केसेस में क्या होता है, जब गुड्स आपके यहाँ पहुंच जाते हैं तब ओनरशिप आपकी होती है। कुछ केसेस में जब उसने डिस्पैच कर दिए, आपके ट्रक में सामान भर दिया, आपका ट्रक वहां से रवाना हो गया, आपकी ओनरशिप हो गई, गुड्स आपके हो गए, तब उनको कहा जाता है दे आर फ्री ऑन बोर्ड, दे आर एफओबी। यहाँ कम्युनिकेशन के उसमें क्यों दिया है, ये जहां से मैंने लिया था वहां पर दिया हुआ है, तो कोई नहीं, आप एटलीस्ट फुल फॉर्म तो याद कर ही लीजिए अगर मीनिंग नहीं भी समझ पाते हैं। फ्री ऑन बोर्ड एफओबी। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स विद देयर मीनिंग। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स की मीनिंग क्या है? पहला है रोलिंग वंस आईज। रोलिंग वंस आईज कैसे होती है? रोल करते हैं लोग, बहुत फनी है। कैसे रोल करते हैं, जैसे मुझे कोई, मैं कैसे रोल करती हूँ जब मुझे कोई कोई बात बताता है जो मुझे पसंद नहीं आती, मुझे स्टूपिड सी लगती है, मैं कैसे रोल करती हूँ। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जैस्परेशन, इसका मतलब है इरिटेशन। तो रोलिंग वंस आईज का ऑप्शन है एग्जैस्परेशन, डी ऑप्शन। सेकंड है नॉडिंग। नॉडिंग का मतलब आपको सबको पता है, किसी चीज को ओके करना, यस करना, कंफर्म करना। सो सी कंफर्मेशन इज द ऑप्शन फॉर नॉडिंग। नंबर 3, क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स। ये जो मैच करते हैं, क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स, इसका क्या मतलब है? जब कोई इस तरह से बात करता है, इसका मतलब वो डिफेंसिव है, डिफेंसिव बात कर रहा है, अपने आप को बचाते हुए बोल रहा है। और लास्ट, शेकिंग ऑफ लेग्स। बहुत लोग लेग्स ऐसे शेक करते हैं, उसका मतलब है वो नर्वस हो रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो सही ऑप्शन है रोलिंग वन साइज इज बी। तो 1 का बी मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, 1 का बी। 2 का नॉडिंग इज सी कंफर्मेशन, क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स इज डिफेंसिव डी, एंड शेकिंग ऑफ लेग्स इज lack of confidence. So option C is the answer for this question. One of the great tools that are used to handle complaining customers is the technique of blast. Blast का मतलब ये वो है जो कस्टमर केयर जो लोग हैंडल करते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि आपको ये टेक्निक अपनानी है कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करते हुए। क्या टेक्निक है? बी का मतलब होता है बिलीव, बिलीव what your customer is complaining about. L is listen, listen to them, what problem they are facing, listen to them. A is for apologize, apologize on behalf of your organization that they are facing this problem. Satisfy, help them to resolve the issue, satisfy them. And thank, T is for thank, thank them for calling, for asking you for help. So option C, believe, listen, apologize, satisfy, and thank. Blast. So blast is the technology which is being used by the customer care executives for handling the customer complaints.
So the correct option for this question is C. Believe, listen, apologize, satisfy, and thank. Next question. Which of the following statements are true? First sentence है, in oral communication there is possibility of immediate response. Oral communication में immediate response की possibility होती है. Yes, possibility बिल्कुल होती है. हो सकता है immediate response ना आए, but possibility होती है. So first is true. If one wants to have effective communication, one should be egoistic. Effective communication के लिए egoistic होना चाहिए. Egoistic का मतलब आप अपनी ही बात को सर्वोपरि रख रहे हैं, आप किसी की और बात मान ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं. आप कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है, माई वे और हाईवे. नो. सही कम्युनिकेशन के लिए आपको रिसेप्टिव होना जरूरी है. सो ऑप्शन सेंटेंस 2 इज एक्चुअली फॉल्स. One should not be egoistic. One should be receptive. One should be responsive. One should be accepting of others. Third, oral communication always saves time. क्या oral communication time बचाता है? जरूरी नहीं है. अगर कहीं आर्ग्यूमेंट हो गई, अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई, अगर कहीं कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, मेरा आपका झगड़ा हो गया बात करते हुए, आप मेरी बात से अग्री नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, तो क्या टाइम बच रहा है? वहां नहीं बच रहा. अगर यहाँ होता और ओरल कम्युनिकेशन में सेव टाइम, तो हम ट्रू कह लेते. अब है ऑलवेज सेव टाइम, तो ऑलवेज नहीं होता ऐसा. हमेशा ओरल कम्युनिकेशन से समय बचे ये जरूरी नहीं. सो दिस इज फॉल्स. एंड लास्ट, नेवर लीव अ कॉलर ऑन होल्ड. ये एक एटिकेट है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं फोन पर और आप किसी और काम के लिए जाना है या किसी और का फोन आ गया है, तो आप होल्ड पर मत रखिए. आप फोन कर रखिए और उन्हें कहिए कि मैं कॉल बैक करता हूँ, एंड कॉल बैक करिए. किसी को वेट कराना, किसी को होल्ड पर रखना इम्पोलाइट माना जाता है. तो जो ऑप्शन 4 है, नेवर लीव अ कॉलर ऑन होल्ड, इट इज ट्रू. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू. ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी ऑप्शन बी. चेक करते हैं. ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. Next, which one of them are types of listening? ये हमने नहीं पढ़ी, listening हमने पढ़ा था, but type of listening हमने नहीं पढ़ा. इसमें देख लेते हैं. Comprehension listening, critical listening, evaluative listening, and intensive listening. ये क्या होता है? Comprehension listening होता है समझ पाना, इस तरह से सुनना कि समझ पा रहे हैं, तो वो कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग है कि हमें शब्दों के मीनिंग समझ में आ रहे हैं, रिलेशनशिप समझ में आ रहा है एक शब्द का दूसरे शब्द से, जो बात कही जा रही है उसमें हमें क्या एक्शन लेना है वो हमें क्लियर हो रहा है, सुनने से समझ आ रहा है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग. क्रिटिकल लिसनिंग होती है जब हम किसी को जज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, या किसी को फीडबैक देने के, रेस्पॉन्स देने के इंटेंशन से सुनते हैं, उसे कहा जाता है क्रिटिकल लिसनिंग. और इवैल्यूएटिव लिसनिंग भी क्रिटिकल लिसनिंग का ही दूसरा नाम है. तो एक्चुअली 2 और 3 सेम है. तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग का कोई नाम नहीं है, उसको क्रिटिकल लिसनिंग ही बोला जाता है. और फोर्थ है इंटेंसिव लिसनिंग. इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है जब आप बिल्कुल फोकस से सुनते हैं, जो क्लासरूम लिसनिंग होती है कि हम टीचर के हर शब्द को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अपने अंदर उतारना है हमें, उसे याद रखना है, उसके बेसिस पर हमें आगे पढ़ाई करनी है. वो इंटेंसिव लिसनिंग कही जाती है, विद फोकस. सो इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, 1, 2 and 4, they are the types of listening: comprehension listening, critical listening and intensive listening. तो ऑप्शन डी 4 to 1 ये हमारा आंसर है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर. क्वेश्चन 55 कहता है, द सीमेंटिक मार्कर्स used to indicate illustration and examples are. एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस के लिए जो सीमेंटिक मार्कर्स हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक क्वेश्चन, सीमेंटिक मार्कर्स ऑफ टाइम, जो टाइम पैराडाइम को बताते हैं, नेक्स्ट, आफ्टर, वो. अब ये सीमेंटिक मार्कर्स हैं जो एग्जाम्पल्स के लिए हम यूज करते हैं.
पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल के लिए नहीं यूज करते हम। फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, किसी भी इलस्ट्रेशन को देने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं या लिखते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक सिमेंटिक मार्कर है फॉर एग्जाम्पल। और फॉर इंस्टेंस भी एग्जाम्पल के लिए ही यूज होता है। सो 2, 3 एंड 4 जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सो आंसर इज ऑप्शन बी। Question 56. Which one of them is a type of reading? Reading क्या होती है देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जब हम कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई बुक है, 200 पेज की बुक है और हम उसको पढ़ रहे हैं बिना किसी रुकावट के, बिना पैसेज में बांटे हुए पूरा पढ़ रहे हैं एक साथ, तो आ जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसे कहते हैं बहुत से लोग कि हम एक्सटेंसिव रीडर हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग। उसके बाद है इवैल्यूएटिव रीडिंग। इवैल्यूएटिव रीडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है, ये क्रिटिकल लिसनिंग जैसी चीज नहीं है यहाँ पर कोई भी। जो इंटेंसिव रीडिंग है वो है यहाँ पर कि आप फोकस से पढ़ रहे हैं और ध्यान देकर पढ़ रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है स्कैनिंग, ये वो है जो आपने पढ़ा था स्किमिंग जैसा कुछ। स्कैनिंग का मतलब है कि आपने एक पैसेज देखा और उस पैसेज में आप कुछ ढूंढ रहे, तो आपने बस सरसरी निगाह देखा और वहां पहुंचे जहां पर आप ढूंढ रहे, वो होता है स्कैनिंग। पूरा पढ़े बिना भी आप वहां पहुंच गए जो आप ढूंढ रहे थे। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बी इसका आंसर है, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग और इंटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। While composing a blank message, only keywords and blank are used. Function words such as blank and blank should not be used. कौन से मैसेज में हम सिर्फ कीवर्ड्स यूज करते हैं और फंक्शन वर्ड्स यूज नहीं करते? क्या होते हैं फंक्शन वर्ड्स? फंक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे आर्टिकल्स, जैसे ए एंड द हम यूज करते हैं ना, तो ए एंड द फंक्शन वर्ड्स हैं, हम यूज नहीं करते। या फिर हम प्रेपोजिशंस भी यूज नहीं करते। प्रेपोजिशंस यानी ऑन, एट, ये नहीं यूज करते। तो किस मैसेज में ऐसा होता है जहां हम यूज नहीं करते? जब हम टेलीग्राम डालते हैं, टेलीग्राफिक मैसेज डालते हैं, एसएमएस लिखते हैं, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके कहीं दूर मैसेज भेजते हैं, तो हम सिर्फ कीवर्ड्स डालते हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, टेलीफोनिक मैसेज में तो आप बात करते हैं, आप पूरी बात कहते हैं। फेस टू फेस मैसेज में आप पूरी बात कहते हैं। फॉर्मल मैसेज में आप कंप्लीट बात कहते हैं। जो डी ऑप्शन है टेलीग्राफिक मैसेज, वहां पर आप सिर्फ कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं। Function words such as blank and blank, such as articles and prepositions should not be included. जैसे हम वहां पर ये नहीं बोलते ना कि जैसे हमें मैसेज डालना है कि आई विल रीच ऑन मंडे, तो हम सिर्फ रीचिंग मंडे इतना लिख देते हैं। आई विल हमने सब छोड़ दिया, ऑन छोड़ दिया, है ना, रीचिंग मंडे, इतने से मैसेज हो जाता है। और आजकल तो आप लोग मैसेजिंग में शॉर्ट टेक्स्ट भी यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेलीग्राफिक मैसेज में only keywords and phrases are used. Function words such as articles and prepositions should not be included. Option D. Question 58 पे चलते हैं। Which one of the following is the correct structure of a letter? ये बताइए, आपने क्लास 5th, 6th में, 3rd, 4th में सब जगह लेटर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वही स्ट्रक्चर है ये। इसमें कुछ खास बात नहीं है, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है ये। सबसे पहले आता है एप्लीकेंट का एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद नमस्ते, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बॉडी, लास्ट में सिग्नेचर और एनक्लोजर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको पता है। क्वेश्चन 59। व्हाइल कम्युनिकेशन विद द ब्लैंक, किसी से कम्युनिकेट करते हुए ब्लैंक फ्रेजेस एंड ब्लैंक हैव टू बी यूज्ड इन देयर ब्लैंक कंटेक्स्ट। क्या यूज होना चाहिए, पहले आगे का समझ लेते हैं। व्हाट हैव टू बी यूज्ड, तो
देखिए BCD में लिखा है हार्श फ्रेजेस, इम्पोलाइट फ्रेजेस और रूड फ्रेजेस। अभी हमें नहीं पता किसके साथ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, लेकिन किसी के भी साथ बात हो रही हो, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे सीनियर्स हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे ऑडियंस हैं, किसी के भी साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, हार्श, इम्पोलाइट, रूड, ये तो फ्रेजेस हमें किसी के साथ भी यूज नहीं करने। ये यूज करना तो कम्युनिकेशन का हिस्सा ही नहीं है। तो जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है, वो बोल रहा है while communication with the customers, polite phrases and expressions have to be used in their appropriate context. So only option A ही suitable बन रहा है कि हम कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए पोलाइट फ्रेजेस यूज करें। बाकी सारे रिलेटिव्स के साथ भी होता तो भी पोलाइट ही आना था, सबऑर्डिनेट्स के साथ होता तो भी पोलाइट ही आना था। हार्श और रूड या इम्पोलाइट जो बिहेवियर है वो तो अनएक्सेप्टेबल है। तो कम्युनिकेशन में हमें पढ़ाया नहीं गया कभी कि आप किसी के साथ इम्पोलाइट होकर तमीज़ी से रूडली बात करें, वो कम्युनिकेशन की पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। So correct option is option A. Next, black is the most important aspect of style in a language. लैंग्वेज में जो स्टाइल है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? तो ये जो अल्फाबेट्स हैं वो तो कंपल्सरी हैं। क्या अगर अल्फाबेट कोई आदमी नहीं डालता है या एक ही जगह एम लिख सकता है, एक ही जगह क्यू लिख सकता है? नहीं, अल्फाबेट तो अपनी उनकी उनकी तो रिक्वायरमेंट वो है, क्या कहते हैं, अनअवॉइडेबल है, इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट है। सेम इज विद आर्टिकल्स एंड सेम इज विद नाउन्स। जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन स्टाइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई आदमी पंक्चुएशन का यूज करके सेम बात को अलग अलग तरह से कह सकता है। तो इसीलिए पंक्चुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन आएगा जहां मैं आपको पंक्चुएशन का एग्जांपल भी दूंगी, तो आप समझेंगे स्टाइल मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इसको यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक रोकते हैं कि पंक्चुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाइल इन अ लैंग्वेज। एक क्वेश्चन है इसमें अभी और वहां पर हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसका आंसर अभी पता चल जाएगा। तो आंसर सी, पंक्चुएशन। 61st क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ मीन्स ऑफ मेकिंग आइडियाज एंड थॉट्स clearer and easier to grasp by breaking them down into logical units. बताइए, जो हमने लिखा है उसको लॉजिकल पार्ट्स में तोड़ना ताकि वो आसानी से समझ आए। अब एक सेंटेंस अगर पैसेज में चला गया, पूरा पैसेज ही अगर एक सेंटेंस है, पढ़ने में सांस रुक जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम सेंटेंस के टुकड़े करते हैं, लॉजिकल टुकड़े। टुकड़े करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉमा, हमें चाहिए फुल स्टॉप, हमें चाहिए सेमीकोलन, हमें चाहिए कोलन। उतना उतना जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो सेंटेंस पूरा समझ आता है। तो इनको क्या कहते हैं? कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, इनको कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स आर रिक्वायर्ड to make ideas and thoughts clearer and easier to grasp by breaking them down into logical units. प्रोनाउंसिएशन का राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ग्रामर अलग चीज है। टुकड़ों में तोड़ना is done by punctuation marks. So option B. Next 62. Punctuation decides the combination of two words to make a लेटर, मेमो, रिपोर्ट तो बैठ ही नहीं रहा। पंक्चुएशन क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स को करके क्या बनाता है? एक फ्रेज बनाता है, एक क्लॉज बनाता है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ये क्लास 4 की ग्रामर है जो हम भूल चुके हैं, इसीलिए हमें क्वेश्चन में दिक्कत होती है। ब्लैंक इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन। विषय तो आपको सबको पता ही होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, एक्चुअली हम लोग ब्रिटिशर्स के कॉलोनी रहे हैं, तो हमारी इंग्लिश पर ब्रिटिशर्स की छाप है। तो अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी सी अलग है जो हम पढ़ते हैं। अब जैसे हम जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको पीरियड कहा जाता है। जैसे कि सपोज मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप। अमेरिकन इसको कैसे बोलेगा? वो आई एम नॉट गोइंग भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आई एम नॉट गोना गो टू स्कूल, पीरियड। तो वहां फुल स्टॉप को
पीरियड बोलते हैं, दैट्स इट। इसमें कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ नेम गिवन टू फुल स्टॉप पीरियड। क्वेश्चन 64, while a dash is used to separate two words, दो वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए हम डैश लगाते हैं, a hyphen is used to unite them, किसी को जोड़ने के लिए हाइफन लगाया जाता है। कैसे जोड़ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना साथ साथ, ये साथ साथ कर लो, तो साथ साथ के बीच में आप हाइफन लगाते हो, ये दोनों शब्द साथ है। बार बार कर लिया, हम नहीं बोलते बार कर लिया, ये काम ये वो बार बार बोल रहा है, बार बोल रहा है नहीं, बार बार बोल रहा है, हम बार बार दो बार ही लिखते हैं, तो उसके बीच में हाइफन लगाते हैं। या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेट, तो को और ऑपरेट दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में हाइफन लगाते हैं, कोऑपरेट। तो इसीलिए डैश लगाया जाता है वर्ड्स को अलग करने के लिए, और हाइफन लगाया जाता है वर्ड्स को यूनाइट करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो इसका ऑप्शन 3 आंसर है हाइफन। Blank is used to separate clauses of a compound sentence when they have a comma. एक कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस होता है दो सेंटेंसेस का मिलन, दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बनाया हुआ है, तो क्लॉज को अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करते हैं सेमीकोलन। जहां सेमीकोलन लगा देते हैं वहां पर वो सेंटेंस का एक हिस्सा बन के दूसरा हिस्सा बन जाता है, वो फुल स्टॉप नहीं है, वहां सेंटेंस खत्म नहीं हो गया, अभी आगे कंटिन्यू करेगा, बट एक हिस्सा आइडेंटिफाई हो गया कि ये सेमीकोलन है, तो ये एक हिस्सा है, एक क्लॉज है। So option B, semicolon is the answer. The forum where people sit together and discuss a topic with the common objective of finding a solution for a problem. जहाँ लोग एक साथ बैठकर डिस्कस करते हैं, इससे सेंटेंस से पता चला डिस्कस कहाँ करेंगे, इंटरव्यू में तो डिस्कस नहीं करते, इंटरव्यू में तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक पूछता है एक जवाब देता है। ड्रामा, ड्रामा इज अ प्ले ओनली, बी और सी ऑप्शन सेम है, ये थिएटर। तो यहाँ पर है ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप में सब लोग मिलकर एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, उसे कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन किस लिए होता है, ग्रुप डिस्कशन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए होता है, कि सब लोग अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपना अपना आइडिया देते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रुप डिस्कशन। ब्लैंक इज द पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स द ग्रुप डिस्कशन, जो ग्रुप डिस्कशन को कोऑर्डिनेट करता है उसको कहा जाता है मॉडरेटर। तो मैनेजर, टाइमकीपर, लीडर नहीं, मॉडरेटर इज द पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स द ग्रुप डिस्कशन। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 68 पर चलते हैं। अ ब्लैंक इज अ नरेशन ऑफ अ सिचुएशन और एन इवेंट, किसी सिचुएशन का नरेशन, किसी सिचुएशन का, किसी हालात का, किसी कोई कहानी, उसको क्या कहा जाता है। इंटरव्यू में तो नहीं होता कोई सिचुएशन का नरेशन, लेटर में भी नहीं होता और रिपोर्ट में भी नहीं होता। रिपोर्ट तो रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, तो यहाँ आंसर है केस। जैसे हम पूछते हैं भाई केस क्या है, केस क्या है का मतलब व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है। तो जहां सिचुएशन और इवेंट की नरेशन है उसे कहा जाता है ए ऑप्शन, यानी कि केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर ए, केस। 69, जैसे आपने केस तो पुलिस केस भी सुना है, पुलिस केस का मतलब क्या है कि वो पुलिस बताती है कि उस पर्टिकुलर क्राइम की सिचुएशन क्या है, इवेंट्स क्या है, इसलिए उसे केस कहा जाता है। मेडिकल केस, जब कोई बीमार होता है डॉक्टर पूछता है ना केस क्या है, वो केस ये कि सिचुएशन क्या है, इवेंट्स क्या हैं। आप बताते हैं कि मुझे फीवर हुआ, मुझे हेडेक हुआ, उसके बाद मुझे फीवर उतर गया, यू आर टेलिंग द इवेंट्स दैट हैज हैपेंड टू, सो दैट ही कैन मेक अ केस, कैन गेट अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स। तो केस वो चीज है। 69 पे चलते हैं। बैक स्ट्रेट एंड आर्म्स एंड लेग्स अनक्रॉस, बैक स्ट्रेट, आर्म्स एंड लेग्स आपने ये तो क्रॉस नहीं किया, अनक्रॉस। इससे क्या पता चलता है, इस पोस्चर को कहते हैं ओपन पोस्चर, ये क्लोज पोस्चर है, इस बार तो लेग्स पे लेग रख के क्रॉस करके बैठते हैं या आर्म से क्रॉस करके बैठते हैं, तो उसको टेंस या क्लोज पोस्चर कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ओपन पोस्चर है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन 70, द ब्लैंक इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन एंड कंट्रैक्शन इन सेंटेंस, इसका क्या मतलब है, क्या होता है पोजेशन,
पोजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग, किसी चीज का किसी से जुड़ा होना। जैसे मैंने बोला द नेम ऑफ माई लैपटॉप इज लेनोवो, सपोज, ठीक, द नेम ऑफ माई लैपटॉप इज लेनोवो। अगर मैं बोलूं आई हैव लेनोवोज लैपटॉप, तो आप समझ जाएंगे ना कि लेनोवो का लैपटॉप है मेरे पास। तो यहाँ पर पोजेशन है लेनोवो का लैपटॉप, ठीक। या फिर मेरे मदर का नाम, माय मदर्स नेम, माय, मैंने वो लगा दिया अपोस्ट्रोफ, द नेम ऑफ माय मदर इज निशा, सपोज मैंने ये सेंटेंस बोला, द नेम ऑफ माय मदर इज निशा, एंड आई कैन से माय मदर्स नेम इज निशा। तो मदर्स नेम से आपको पता चल गया नेम ऑफ मदर की बात हो रही है, तो यहाँ पोजेशन है मदर का नेम, है ना। या मैंने बोला कि द आई हैव द I have the pencil box of my brother. I can say this is my brother's pencil box. So brothers pencil box से मुझे possession पता चल रहा है कि किसका है, किसको belong करता है। Same is with contraction. Contraction कैसे, जैसे do not लिखते हुए हम क्या करते हैं, don't apostrophe और t। can not लिखने के लिए क्या करते हैं, can apostrophe और t। doesn't लिखने के लिए क्या करते हैं, DOES apostrophe NT, doesn't। So contraction, contract कर दिया, बड़े वर्ड को छोटा बना दिया। तो उस ये दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग ऑप्शन बी अपॉस्ट्रॉफ। हम सिर्फ कॉमा, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क्स का कहीं यूज नहीं करते हैं, हम किसी पोजीशन या कंट्रैक्शन के लिए हम अपॉस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, डैश एनक्लोजेस, ब्लैंक एनक्लोजेस द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। किसी के कोई बोल रहा है, अगर आप मेरे बारे में मैं बताऊं किसी को कि वो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था कि मैं ऐसा करता हूँ, मैंने फर्स्ट पर्सन बन के बोली है वो बात जो उसने कही थी, मैंने बोली ही नहीं थी वो बात, मैंने फर्स्ट पर्सन बन के बोली है कि मैं ऐसा करता हूँ, ये वो बोल रहा था, उसके शब्द मैंने बोले हैं। तो उसके स्पीकर के जो वर्ड जब मैं बोल रही हूँ तो कैसे बोल रही हूँ, मैं उसको बोलूंगी डबल कोट्स। हम आजकल एयरपोर्ट बनाने लगे हैं ना, कि जब हम किसी की बात बताते हैं कि किसी ने ऐसा कुछ कहा या हम कोई चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वी डू दिस, व्हाट आर दिस आर एयरपोर्ट्स। तो ये वही कोटेशन मार्क्स है जो हम लिखते हुए भी लगाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। सो क्वेश्चन 71 का आंसर है ऑप्शन ए, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स includes the words of a speaker. Blank pertains to the what to say aspect of the group discussion. अब ग्रुप डिस्कशन में आप हैं तो जो what to say मतलब क्या कहना है, ये आप तब उसी से डिसाइड करेंगे ना कि बोलना क्या है, कि उस जिस बारे में डिस्कशन हो रहा है उस बारे में आपको पता तो हो। सो ऑप्शन डी जो है नॉलेज ऑफ द कंटेंट, वो है व्हाट टू से। ग्रुप बिहेवियर इज डिफरेंट, ग्रुप बिहेवियर अलग है, अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनर्स अलग चीज है, मैनर्स तो आपका तरीका है बात करने का और डिस्कशन में शरीक होने का। लेकिन व्हाट टू से, ग्रुप डिस्कशन में आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब है नॉलेज ऑफ द कंटेंट, की आपको नॉलेज है जिस बारे में डिस्कशन चल रहा है। सो क्वेश्चन 72 का आंसर है ऑप्शन डी, नॉलेज ऑफ द कंटेंट। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन इज अरेंज्ड in order to measure certain blanks of the participants which are otherwise difficult to identify and time consuming to assess। किस लिए होता है ग्रुप डिस्कशन, आप कहीं नौकरी के लिए भी जाते हैं तो आजकल इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। आप रोडीज के इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन होती है। क्यों होती है? ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि एक पूरे ग्रुप का, अगर सपोज 10 लोग किसी ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो 10 के 10 का एक चीज असेस हो जाती है। क्या चीज असेस हो जाती है? उनके ट्रेड्स एंड क्वालिटीज हमें वही पता चल जाते हैं। इंडिविजुअली सबसे बात किए बिना वो आपस में किस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं उसके बेसिस पर ही हमें उनकी क्वालिटीज पता चल जाती हैं। एक बंदा है जो उस टॉपिक के बारे में बात कर पा रहा है, हमें समझ आता है इसको नॉलेज है, इसको समझ है चीज की। एक आदमी के पास अपने पॉइंट्स ही नहीं है, वो दूसरों के ही पॉइंट्स रिपीट कर रहा है या कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसको नॉलेज नहीं है। एक बंदा है जो खड़े होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो अग्रेसिव है। एक बंदा है जो पोलाइटली अपनी बात कह रहा है
वो खड़ा भी नहीं हो रहा, अग्रेसिव भी नहीं हो रहा, लेकिन फॉर्मली अपनी बात कह रहा है, असर्टिव है, तो वो ट्रेड्स एंड क्वालिटीज जो पार्टिसिपेंट्स की हैं वो ग्रुप डिस्कशन से पता चलते हैं। तो इसमें आंसर आएगा 73rd का ऑप्शन बी, ट्रेड्स एंड क्वालिटीज। ग्रुप डिस्कशन इज अरेंज्ड इन ऑर्डर टू मेजर सर्टेन ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank is mainly used to introduce words that explain, amplify or interpret what precedes it. इसका मतलब क्या हुआ? हम एक कंक्लूजन आप पूछ सकते हैं, जिससे पहले लिखा हुआ जो शब्द है उसका एक्सप्लेनेशन उसके बाद होता है। जैसे कोई नोट दिया हमने, एक पूरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंत में एक नोट है, तो हम कैसे लिखते हैं? NOTE, नोट, कोलन, फिर वो नोट लिखते हैं कि क्या नोट है। ठीक, कोई आप बुक पढ़िए कभी, उस बुक में कोई ऐसा वर्ड आया है जो स्पेशल है, कोई डिफिकल्ट वर्ड है, वो वर्ड हाईलाइट हुआ है और वो नीचे लिखा हुआ है वो वर्ड, फिर कोलन, फिर उस वर्ड का मीनिंग, कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो कोलन ने यहाँ क्या किया? कोलन ने वर्ड और उसके मीनिंग को, तो कोलन ने क्या किया? कोलन ने उस वर्ड और उसके मीनिंग, उन दोनों को सेपरेट किया। आपको समझ आ गया कि ये वर्ड है और कोलन का मतलब इसके बाद आगे इसका मीनिंग लिखा हुआ है। So colon is mainly used to introduce words that explain, amplify or interpret what precedes it. So इसका सही ऑप्शन है A, colon. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 75, blank can be used to show the omission of a verb in a sentence. इसका क्या मतलब है? कहां पर हम वर्ब हटाते हैं और ये लगा देते हैं, क्या है ये? आंसर भी देखते हैं। आंसर है कोमा। कोमा, कोमा नहीं, कोमा। कोमा कैन बी यूज्ड टू शो द ओमिशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब ये देखिए, ये इस तरह से लगता है जैसे एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल, माय ब्रदर इज ईटिंग ग्रेप्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई एम ईटिंग एन एप्पल सेमीकोलन माय ब्रदर कॉमा ग्रेप्स, तो आप समझ रहे हैं माय ब्रदर इज ईटिंग ग्रेप्स। फिर से बताती हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल सेमीकोलन माय ब्रदर कॉमा ग्रेप्स, आई एम ईटिंग एन एप्पल माय ब्रदर ग्रेप्स। तो आप समझ गए कि हाँ, ईटिंग कॉमा का मतलब है माय ब्रदर इज ईटिंग ग्रेप्स, तो वर्ब की जगह मैंने कॉमा लगा दिया। तो ये है वो चीज। कॉमा कैन बी यूज्ड टू शो द ओमिशन ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। एक वर्ब को हटाकर मैंने कॉमा लगा दिया। सो आंसर इज A, कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, टू सेपरेट अ नाउन क्लॉज प्रीसीडिंग अ वर्ब, कॉमा इज यूज्ड। आप एक चीज करिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये तो दो चार ही मुझे मिले थे, आप गूगल करिएगा यूजेस ऑफ कॉमा, उसमें आपको मिलेगा कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है। कई जगह इस तरह का यूज है, जैसे ये ऊपर वाला ही था, ये मैंने भी पहली बार ही पढ़ा, मुझे पता है ये यूसेज कि वर्ब हटाकर हम कॉमा लगाते हैं, बट उसका प्रॉपर रूल ग्रामर का वो मैंने भी आपको पढ़ाने के लिए ही पढ़ा है यहाँ से। तो यूजेस ऑफ कॉमा आप गूगल करिए और उसको पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है, काम भी आएगा भाषा में। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, शोइंग डायरेक्शन टू अ ग्रुप रिक्वायर्स द फॉलोइंग क्वालिटी। एक ग्रुप को डायरेक्ट करना कि आप क्या करें, कैसे करें, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर की ही बात लोग मानेंगे ना। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है, लोग आपको फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ग्रुप को। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, लीडरशिप। सो आज इतने ही क्वेश्चंस हम रखते हैं। ये वाला डॉक्यूमेंट फिनिश हो गया है, मैं इसका PDF ऐप में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और MCQs का एक लेक्चर हम अभी और लेंगे, मेरे पास कुछ MCQs और हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट।